मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्टडी चैनल एस्पायर ब्रेन। गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा की उत्पत्ति एवं विकास। किस तरह से हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है और विकास हुआ है। गाइस, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है किसी भी एग्जाम के लिए, और स्पेशली जो भी आने वाले एग्जाम है आपकी, जिसमें आपका यूजीसी नेट है, सेट है, टीजीटी है, और इसके साथ साथ पीजीटी हिंदी और स्टेट लेवल के अन्य जितने भी एग्जाम है, उन सब में हिंदी भाषा से प्रश्न जो है वो पूछे ही जाते हैं। फिर वो चाहे पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो या फिर आईएएस लेवल का एग्जाम, हिंदी भाषा से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो गाइज, हम वीडियो शुरू करते हैं। समझते हैं कि भाषा की उत्पत्ति और विकास कैसे हुआ है। सो गाइस, देखिए, जब भी हिंदी भाषा की उत्पत्ति और विकास की बात आती है, और स्पेशली जब भी हिंदी भाषा की बात आती है, तो हिंदी भाषा के विकास की बात के साथ ही मुझे आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह जो हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, उनकी दो पंक्तियां हमेशा याद आती हैं। और ये पंक्तियां हैं: निज भाषा उन्नति रहे, सब उन्नति के मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के, रहत मूढ़ के मूढ़। तो इस दोहे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि आधुनिक हिंदी के जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपनी भाषा हिंदी से कितना लगाव था। यदि हम हिंदी भाषा के विकास की बात करें, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि पिछले 100 सालों में हिंदी का बहुत विकास हुआ है, और दिन प्रतिदिन जो है इसमें तेजी भी आ रही है। हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। ठीक, जानते हैं हिंदी भाषा की उद्भव और उसकी उत्पत्ति के बारे में, उसके विकास के बारे में। आप देखें तो हिंदी जो है, संस्कृत भाषा जो है, हमारी जो संस्कृत भाषा है, सबसे प्राचीन भाषा है। हिंदी जो है इसी की ही उत्तराधिकारिणी भाषा मानी जाती है। तो गाइस, समझना है कि जो सबसे प्राचीन भाषा है वो संस्कृत है, जिसे आर्य भाषा और देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी जो है इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म जो है वो संस्कृत की कोख से हुआ है, और हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की आधुनिक काल की प्रमुख भाषाओं में से एक है। और भारतीय आर्य भाषा के अगर हम विकास क्रम की बात करें, तो वो आपकी स्क्रीन पे है, आप देख सकते हैं किस तरह के इसका विकास हुआ है। उस विकास क्रम को हम जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है हिंदी भाषा की अगर मैं बात करूं, तो जैसे हमने ऊपर की पंक्तियों में देखा कि सबसे प्राचीन भाषा हमारी जो है वो संस्कृत है। संस्कृत के बाद पाली, पाली के बाद जो है वो प्राकृत भाषा आई, प्राकृत के बाद जो है वो अपभ्रंश आई, सॉरी, अपभ्रंश के बाद जो है वो अवहट है, और अवहट के बाद है पुरानी हिंदी या फिर हिंदी। यहाँ पे आप देखिए स्ट्रक्चर को, यहाँ पे क्रमिक विकास इसका दिया गया है कि संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, और अपभ्रंश से हिंदी। अवहट का बड़ा छोटा सा काल है, इसलिए वो इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। अब संस्कृत की बात करें, तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व का इसका समय रहा है, और इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत दो भाषाएं रही हैं। पाली की बात करें तो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी इसका जो है सॉरी 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो काल है वो पाली का रहा है। इसमें बुद्ध के उपदेश जो है हमें देखने को मिलते हैं। प्राकृत की बात करें तो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी के बीच का इसका काल रहा है। ये जैन और जन सामान्य की भाषा रही है। अपभ्रंश की बात करें, जिसको हम हिंदी का टूटा फूटा या बिगड़ा हुआ रूप भी कहते हैं, ये 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक इसका समय रहा है, और ये है लोक भाषा। अब हिंदी की बात करें तो 1000 ईस्वी से अब तक का जो समय है वो हिंदी के विविध रूपों का समय है। तो गाइज, ये जो है इसका क्रमिक विकास क्रम है, क्रम वाइज है। सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, उसके बाद पाली भाषा है, उसके बाद प्राकृत है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश है, अपभ्रंश के बाद अवहट है, और अवहट के बाद जो है वो
हिंदी है। और एग्जाम में जो है वो गाइस विकास क्रम से या क्रम से, रचनाओं के क्रम से, कवियों के क्रम से और आपका भाषा के क्रम से जो है क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो आपको क्रम याद रखना है कि सबसे पहले कौन सी भाषा थी, फिर कौन सी आई, फिर कौन सी आई, इस तरह से। तो चलिए इनको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो जिस तरह से हमने देखा संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी, उसी तरह से इसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। सबसे पहले प्राचीन भाषा, प्राचीन आर्य भाषा, संस्कृत की ही मैं बात कर रही हूँ। प्राचीन आर्य भाषा का जो काल है, जैसे भी हमने देखा कि 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का रहा है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का जो काल है वो 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक रहा है। और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल की बात करूं तो ये 1000 ईस्वी से अब तक का काल है। अब हम इसको एक एक को डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले जैसे हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में जैसे मैंने कहा भी है कि इसमें 2 भाषाएं हमारे पास थी, एक थी वैदिक संस्कृत और दूसरी थी लौकिक संस्कृत। अब इस काल में वेदों, ब्राह्मण ग्रंथों, उपनिषदों के अलावा वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास तथा माघ आदि की संस्कृत रचनाओं का सृजन हमें देखने को मिलता है। वेद, ब्राह्मण ग्रंथ और उपनिषद तो थे ही, लेकिन इसके अलावा जो है वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष और कालिदास तथा माघ आदि संस्कृत रचनाएं भी इसमें रची गई हैं। दूसरा देखिए तो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है इसका, पाणिनि के व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी में वैदिक और लौकिक संस्कृत नामों से 2 प्रकार की संस्कृत भाषा का उल्लेख पाया गया। जो पाणिनि का अष्टाध्यायी है, इसमें वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत 2 भाषाएं हैं। वैदिक अलग से है और आपका जो लौकिक है वो अलग से है। ये संस्कृत का ही रूप। और 1000 वर्ष के इस कालखंड को संस्कृत भाषा के स्वरूप, व्याकरणिक नियमों में अंतर के आधार पर निम्नलिखित भागों में इसको बांटा गया। आप देखो कैसे कैसे विभाजित किया गया है। वैदिक संस्कृत का जो काल है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक का है। और लौकिक संस्कृत का जो काल है वो 1000 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व का है। अब सबसे पहले हम यहाँ जानने की कोशिश करेंगे वैदिक संस्कृत को, कि वैदिक संस्कृत में जो है वो किस तरह की भाषा थी और क्या चीजें इसमें थी। मूल रूप से देखें तो वेदों की रचना जिस भाषा में की गई थी वो आपकी वैदिक संस्कृत है। इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम इसको वैदिक संस्कृत क्यों कहते हैं, क्योंकि मूल रूप से इसमें वेदों की रचना जिस भाषा में हुई थी वो वैदिक संस्कृत थी, इसलिए हमने इसको नाम दिया वैदिक संस्कृत। संस्कृत का प्राचीनतम रूप जो है संसार की प्रथम कृति ऋग्वेद में प्राप्त होता है। तो संस्कृत का सबसे प्राचीनतम रूप हमें कहाँ देखने को मिलता है, वो मिलता है हमें ऋग्वेद में। ब्राह्मण ग्रंथों और उपनिषदों की रचना भी वैदिक संस्कृत में हुई है, हालांकि इनकी भाषा में पर्याप्त अंतर पाया जाता है। तो ये है आपका वैदिक संस्कृत। अब अगर हम बात करते हैं लौकिक संस्कृत की, तो लौकिक संस्कृत तो है, लौकिक संस्कृत में आपके दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है और इसे लौकिक संस्कृत कहते हैं। वाल्मीकि, व्यास, अश्वघोष, भाष, कालिदास, माघ आदि की रचनाएं जो है हमें लौकिक संस्कृत में देखने को मिलती हैं। और अगर हम बात करें वेदों के अध्ययन से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि कालांतर में जो है वो वैदिक संस्कृत के स्वरूप में भी बदलाव चला आता है रहा है। कैसे? पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार किया और इसे व्याकरणबद्ध कर दिया। तो आपने देखना है पाणिनि और कात्यायन, इन्होंने क्या किया, संस्कृत भाषा के बिगड़ते स्वरूप का संस्कार किया और इसे व्याकरणबद्ध कर दिया। पाणिनि के नियमीकरण के बाद की संस्कृत वैदिक संस्कृत से काफी भिन्न है, जिसे लौकिक या क्लासिकल संस्कृत कहा गया है। रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि ग्रंथ जो है वो लौकिक संस्कृत में ही लिखे गए हैं। ठीक, हिंदी का प्राचीनतम रूप जो है वो क्या है, संस्कृत ही है। और संस्कृत काल के अंतिम पड़ाव तक आते आते मानक अथवा परिनिश्चित भाषा तो एक ही रही, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर 3 क्षेत्रीय बोलियां भी आ गई, जिसमें पश्चिमोत्तरीय,
मध्य एशिया और पूर्वी विकसित हो गई। ठीक, तो ये था वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, जो इसका प्राचीन रूप है। तो इसमें हमने जाना कि वैदिक संस्कृत क्या है और आपका लौकिक संस्कृत क्या है, किस तरह से इसका जो है विकास हुआ है। वैदिक संस्कृत में अगर हम देखें तो जैसे कि हमने देखा कि इसमें छांदस, यास्क और इसमें पाणिनि द्वारा इसको व्याकरणबद्ध कर दिया गया। और लौकिक संस्कृति की अगर बात करें तो लौकिक संस्कृत को भी हम क्लासिकल और इसको लौकिक संस्कृत कहते हैं। रामायण, महाभारत, नाटक और व्याकरण आदि जो ग्रंथ हैं वो सारे के सारे हमें किस में देखने को मिलते हैं, वो हमें देखने को मिलते हैं लौकिक संस्कृत के अंदर। अब हम बात करते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो इसमें 3 स्वरूप हमें इसके देखने को मिलते हैं, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली प्राकृत की बात करें तो पाली को जो है वो प्रथम देश भाषा भी कहा गया है। भगवान बुद्ध के जो है वो सारे उपदेश हमें पाली में देखने को मिलते हैं। तो मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ है। इस समय भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहा गया। ठीक, और इसके बाद अगर हम देखें तो वैदिक और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी हुई थी उसने अनुकूल समय पाकर सिर उठाया और जिसका प्राकृतिक विकास प्राकृत के रूप में हुआ। ठीक, प्राकृत के वर रुचि आदि व्याकरणों ने प्राकृत भाषाओं की प्रकृति संस्कृत को मानकर उससे प्राकृत शब्द की व्युत्पत्ति की। प्रकृति संस्कृत तत्र भवतत आगतम व प्राकृतम। तो मध्यकाल में यही प्राकृत निम्नलिखित 3 अवस्थाओं में आते हैं। हम इसको भले ही पाली कहते हैं, इसको प्राकृत कहते हैं, इसको अपभ्रंश कहते हैं, लेकिन है ये तीनों रूप प्राकृत के ही। इसको पाली को हम प्रथम प्राकृत कहते हैं, प्राकृत को हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं और अपभ्रंश को जो है हम तृतीय प्राकृत कहते हैं। तो है ये तीनों के तीनों रूप जो है वो आपके प्राकृत के हैं, लेकिन हम इसको 3 अन्य नामों से भी जानते हैं जिसमें पाली है, प्राकृत है और अपभ्रंश है। तो पाली जो है प्रथम प्राकृत जो है, प्राकृत भाषा जो है प्रथम, वो 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक है। और प्राकृत की बात करें तो द्वितीय प्राकृत जो है आपकी वो 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक है। और तृतीय प्राकृत की बात करें तो 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक की रही है। तो एक एक को समझते हैं। सबसे पहले हम पाली की बात करें तो पाली जो है संस्कृत कालीन बोलचाल की जो भाषा विकसित होते होते या यूं कहें कि सरल होते होते 500 ईस्वी पूर्व के बाद काफी बदल गई, उसे पाली नाम दिया गया। इसे सबसे पुरानी प्राकृत और भारत की प्रथम देश भाषा भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पुरानी प्राकृत भाषा कौन सी है, वो है पाली। और प्रथम देश भाषा कौन सी है, वो है पाली। मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण श्रीलंका के लोग इसे मागधी कहते हैं। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। मागधी किसको कहा जाता है, पाली भाषा को कहा जाता है। सबसे पुरानी भाषा कौन सी है, तो वो पुरानी प्राकृत है। और भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है, तो वो भी आपकी पाली भाषा है। ठीक, बौद्ध ग्रंथों की पाली भाषा में बोलचाल की भाषा का शिष्ट और मानक रूप प्राप्त हुआ है। मतलब बौद्ध धर्म में जितने भी उपदेश दिए गए वो सारे के सारे पाली भाषा में दिए गए। और इस काल में आते आते क्षेत्रीय बोलियों की संख्या 3 से बढ़कर 4 हो गई, जिसमें पश्चिमोत्तरी थी, मध्य एशिया थी, पूर्वी थी और दक्षिणी थी। तो ये था पाली भाषा। मतलब मगध प्रांत में उत्पन्न होने के कारण इसको मागधी भी कहा जाता है। इसको प्रथम देश भाषा भी कहा गया है। बोलचाल की भाषा थी बौद्ध ग्रंथों की, तो इसीलिए जो है इसमें क्या हुआ, भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जो है पाली भाषा में दिए गए हैं। अब हम बात करते हैं प्राकृत की। तो जो प्राकृत है ये दूसरा रूप है प्राकृत भाषा का और 1 ईस्वी से लेके 500 ईस्वी के बीच का इसका काल रहा है। इसको भी देखते हैं। पहली ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और परिवर्तित हुई तथा इसको प्राकृत की संज्ञा दी गई। ठीक, सामान्य मतानुसार जो भाषा संस्कृत थी,
संस्कृत नहीं थी, असंस्कृत थी और बोलचाल की आम भाषा थी तथा सहज ही बोली समझी जाती थी। स्वभाव तो वो प्राकृत कहलाई। प्राकृत मीन्स नेचुरल, सिंपल। जो बोलचाल की आम भाषा थी, सहज ही थी, बोली जाती थी, वो स्वभाव तो प्राकृत कहलाई। और प्राकृत जो भाषा है, इस काल में क्षेत्रीय बोलियों की संख्या कई थी, जिसमें शोरसेनी, पेशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी आदि प्रमुख भाषाएं हैं। और अगर द्वितीय प्राकृत की या प्राकृत की बात करूं, तो भगवान महावीर के सारे उपदेश जो है वो प्राकृत में ही है। ये जैन जो है, जैन धर्म की भाषा भी हम इसको बोल सकते हैं। जैसे हम पाली को बौद्ध धर्म की भाषा बोलते हैं कि भगवान बुद्ध के सारे उपदेश जो है वो पाली में है, उसी तरह महावीर के जो सारे उपदेश हैं वो आपकी किस में है? द्वितीय प्राकृत में या प्राकृत में है। भाषा वैज्ञानिकों ने क्या किया है? भाषा विज्ञानियों ने प्राकृतों के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं। कौन कौन से हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। सबसे पहला है शोरसेनी, इसके बाद है पेशाची, उसके बाद है महाराष्ट्री, उसके बाद है मागधी और अर्धमागधी। तो पहला शोरसेनी है, दूसरा पेशाची है, तीसरा महाराष्ट्री है, चौथा मागधी है और पांचवा जो है वो अर्धमागधी है। तो सूरसेन मथुरा के आसपास मध्य देश की भाषा जिस पर संस्कृत का प्रभाव था उसको कहा गया शोरसेनी। सिंध के पास के जो थी उसको पेशाची बोला गया। विदर्भ महाराष्ट्र की थी तो उसको महाराष्ट्री कहा गया। मगध देश की जो थी उसको मागधी कहा गया। और अर्धमागधी जो है वो कौशल प्रदेश की भाषा और जैन साहित्य में प्रयुक्त भाषा थी। ठीक, इस प्रकार हम मध्यकालीन आर्य भाषा का तीसरा भाग देखेंगे। तीसरा भाग जो है वो उसको हम कहते हैं अपभ्रंश, यानी तृतीय प्राकृत। अपभ्रंश को जो है हम नाम देते हैं किस चीज का? मतलब इसको टूटा हुआ, बिगड़ा हुआ रूप भी कहा गया है। भाषा विज्ञानों की दृष्टि से देखें तो भारतीय आर्य भाषा की मध्यकाल की जो अंतिम अवस्था थी, जो प्राकृत और आधुनिक भाषाओं के बीच की स्थिति थी, उसको कहा गया है अपभ्रंश। समय सीमा 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। आज जो है प्राकृत में भी परिवर्तन हो गया। लिखित प्राकृत का विकास रुक गया, परंतु कथित प्राकृत जो है विकसित अर्थात परिवर्तित होती गई। लिखित प्राकृत के आचार्य ने इसी विकासपूर्ण भाषा का उल्लेख अपभ्रंश नाम से किया और इन आचार्य के अनुसार अपभ्रंश का जो शब्द का जो अर्थ है वो है बिगड़ी हुई भाषा। प्राकृत भाषाओं की तरह अपभ्रंश के परिनिश्चित रूप का विकास भी मध्य देश में ही हुआ था। विभिन्न प्रकृतों से ही इन क्षेत्रीय अपभ्रंशों का विकास हुआ। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंश से निम्नलिखित 7 भेद स्वीकार किए हैं, जिसने आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं और उपभाषाओं को जन्म दिया है। तो ये क्या है? तृतीय जो भाषा है हमारी, तृतीय प्राकृत जो है वो अपभ्रंश है। अपभ्रंश का हमने देखा, तो अब हम इसके जो 7 अन्य इसके जो भेद स्वीकार किए हैं उनको हम यहाँ पे जानेंगे। हम देखेंगे यहाँ पे अपभ्रंश के उन भेदों के बारे में। ठीक, अब वो भेद किस तरह से है आप देख सकते हैं। पहला जो है वो आपका वो शोर सेनी है। शोर सेनी में पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती आती है। और अगर हम बात करें पेशाची की, तो पेशाची में लहंदा और पंजाबी है। ब्राचड़ की बात करें तो इसमें सिंधी आती है। खश की बात करें तो इसमें पहाड़ी है। महाराष्ट्र की बात करें तो ये मराठी बोली है। मागधी की बात करें तो इसमें बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया आती हैं। और अर्धमागधी की बात करें तो इसमें पूर्वी हिंदी आती है। तो इसी प्रकार हम देख सकते हैं कि अपभ्रंश के निम्नलिखित 7 भेद हैं, जिसमें शोरसेनी, पेशाची, ब्राचड़, खश, महाराष्ट्री, मागधी और आपका अर्धमागधी। तो शोरसेनी जो है इसमें पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती है। पेशाची में लहंदा और पंजाबी है। ब्राचड़ में सिंधी है। खश में पहाड़ी है। महाराष्ट्र में मराठी है। मागधी में जो है वो बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया है। और अर्धमागधी में अगर हम देखें तो इसमें जो है ये आपका पूर्वी हिंदी है। अब अगर
देखिए इसमें प्रमुख रचनाकारों की अगर मैं बात करूं गाइस, तो अपभ्रंश का जो वाल्मीकि है वो धनपाल को माना गया है। स्वयंभू को जो है वो अपभ्रंश का वाल्मीकि माना गया है। इनका पाउंचर्य जो है राम काव्य है वो आपका किस में है, अपभ्रंश काल में है। धनपाल जो है इनका है भविष्यत्वः, ये भी अपभ्रंश काल का जो है प्रबंध काव्य है। और पुष्पदंत का महापुराण जसहरचर्यु, ये भी आपका अपभ्रंश काल है। और सरहप्पा और कणहप्पा आदि सिद्धों की रचनाएं जैसे चर्यापद और दोहा कोशी जो है वो भी कहाँ है, अपभ्रंश काल की है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हिंदी भाषा का विकास जो है वो अपभ्रंश की शौर सैनी, मागधी और अर्धमागधी रूपों से हुआ है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो अगली जो बात की जाती है वो की जाती है किसकी, आपकी अवहट की। ठीक है, अवहट की अगर मैं बात करूं तो अवहट गाइस इसमें जो है, अवहट में अवहट शब्द का जो अर्थ है वो है विकृत। विकृत अर्थ, इसे अपभ्रंश या परवर्ती अपभ्रंश भी कह सकते हैं। और अवहट की अगर मैं बात करूं तो अवहट अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है, इसलिए मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया है। और अपभ्रंश, जैसे मैंने कहा कि अपभ्रंश जो है उसका शब्द का मीनिंग जो है वो विकृत है, और अवहट और अपभ्रंश आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की जो है वो संक्रांति कालीन भाषा है या संक्रमण कालीन भाषा है। इसके कालखंड की अगर मैं बात करूं तो 900 से लेके 1100 के बीच का काल रहता है। वैसे साहित्य में इसका प्रयोग 14वीं शताब्दी तक होता रहा है। ठीक, तो ये था अवहट। मतलब अवहट का जो थोड़ा सा रोल है उसमें इनमें कहा जाता है कि ये अपभ्रंश और आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी है। अब हम बात करते हैं गाइस आधुनिक भारतीय आर्य भाषा की। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा 1000 ईस्वी से अब तक, ये देखिए तो हिंदी में अन्य आधुनिक आर्य भाषाएं भी हैं, हम इन सबको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है 11वीं ईस्वी तक आते आते अपभ्रंश काल समाप्त हो गया था और आधुनिक आर्य भाषाओं का युग आरंभ हो गया था। अवहट से इसकी शुरुआत हुई थी। जैसे कि पहले ही बताया गया है कि अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूपों से आधुनिक भारतीय भाषाओं, उपभाषाओं, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, लहंदा, पंजाबी, सिंधी, पहाड़ी, मराठी, बिहारी, बांग्ला, उड़िया, असमिया और पूर्वी हिंदी आदि का जन्म हुआ है। तो आगे चलकर पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पूर्वी हिंदी और पहाड़ी 5 उपभाषाओं तथा इनसे विकसित हुई कई क्षेत्रीय बोलियां और ब्रज भाषा, खड़ी बोली, जयपुरी, भोजपुरी, अवधी, गढ़वाली, ये सब जो है इनके समग्र रूप से इसको हिंदी कहा गया। ठीक है, इन सब को क्या दिया गया, हिंदी का नाम दिया गया। अब कालांतर की बात करूं तो कालांतर में खड़ी बोली ही अधिक विकसित होकर अपने मानक और परिनिश्चित रूप में वर्तमान और बहुप्रचलित जो है वो मानक भाषा के रूप में सामने आई है। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो जो आधुनिक आर्य भाषा है, नोट के तौर पे हम देख सकते हैं कि हिंदी के कई अधिकांश विद्वान हिंदी विकास अपभ्रंश से ही मानते हैं। जो हिंदी का विकास है वो आपका अपभ्रंश से ही मानते हैं। तो अपभ्रंश जो है, कई विद्वानों का मानना है कि हिंदी का उद्भव अवहट से हुआ है और कई विद्वानों का मानना है कि हिंदी का जो विकास है वो आपका, हिंदी का जो उद्भव है वो अपभ्रंश से हुआ है। तो अपभ्रंश और अवहट बहुत पास की भाषाएं ही है दोनों। अब अवहट जिक्र है वो मैथिल महान कवि कोकिल विद्यापति की कीर्ति लता में आता है। पूरे देश के भक्त कवियों ने अपनी वाणी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हिंदी का सहारा लिया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदी और हिंदी पत्रकारिता की बहुत अहम भूमिका रही है। महात्मा गांधी सहित अनेक राष्ट्र नेता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने लगे थे और भारत के स्वतंत्र होने के बाद 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित कर दिया गया और हिंदी के विकास का सफरनामा जो है इस तरह से चलता आया। ठीक, नेक्स्ट देखें
तो हिंदी भाषा के विकास में यदि और जानने की हम कोशिश करेंगे तो हमें लगेगा कि हिंदी जो है वो भारतीय गणराज्य की राजकीय और मध्य भारतीय आर्य भाषा है। 2001 की जनगणना के अनुसार देखें तो लगभग 25.79 करोड़ भारतीय जो है वो हिंदी का उपयोग मातृभाषा के रूप में करते हैं, जबकि लगभग 42.20 करोड़ लोग इसकी 50 से अधिक बोलियों में से एक इस्तेमाल करते हैं। तीसरा देखें तो 1998 की पूर्व भाषाओं की संख्या की दृष्टिकोण से दृष्टि में विश्व में सर्वाधिक बोली देखें, जो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा के रूप में आंकड़े मिलते हैं, तो उसमें हिंदी को तीसरा स्थान मिला है। तो 1998 के पूर्व जब मातृभाषियों की संख्या की दृष्टिकोण से विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं के आंकड़े इकट्ठे किए गए थे, तो उसमें हिंदी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है कि हिंदी जो है विश्व के लगभग 3000 भाषाओं में से एक है। इतना ही नहीं, हिंदी जो है वो आज की दुनिया की सबसे बड़ी आबादी द्वारा बोली और समझी जाने वाली भाषा हो चुकी है। भाषाई सर्वेक्षणों के अनुसार देखें तो इस आधार पर दुनिया की आबादी 18% इसे है, जबकि अन्य भाषा की बात करें तो चीनी भाषा मैड्रिन समझने वालों की संख्या 15.27 है और वहीं अंग्रेजी समझने वालों की संख्या 13.85% की गई है। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा हिस्सा है हिंदी बोलने वाला का, सबसे ज्यादा जो आबादी है वो हिंदी बोलने वालों की है, जिसमें 18% जो है वो आंकड़े के रूप में हमारे सामने आई है। हिंदी को हम भाषा की जननी, साहित्य की गरिमा और जन जन की भाषा और राष्ट्रभाषा भी कहते हैं। ऐसे में ये कहना कतई गलत नहीं होगा कि हिंदी जो है वो भविष्य की भाषा है। हाँ, एक बात जरूर है कि हम इस भाषा को जो है, इस भाषा का प्रयोग वास्तविक जीवन में जरूर करते हैं, लेकिन यह रोजगार और महत्वाकांक्षी की भाषा बनने में थोड़ी सी कारगर नहीं बन पाई। क्यों? इससे ये जाहिर होता है कि हिंदी का विकास अच्छे से नहीं हो पाया। इसका इससे ये जाहिर नहीं होता कि हिंदी का विकास जो है वो अच्छे से नहीं हो पाया। अब अगर ऊपर के हम देखें तथ्य में तो पूर्ण रूप से साबित करते हैं कि हिंदी का विकास जितनी तेजी से हुआ है, हमारे देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री देखे तो अपना बधाई संदेश अगर उन्हें किसी को देना होता है तो वो हिंदी में ही प्रसारित करते हैं, क्योंकि हिंदी जो है गाइस, हिंदी भाषा में अपनत्व हमें झलकता है, हिंदी भाषा में अपनत्व का बोध कराते हैं। भविष्य में हिंदी का वर्चस्व जो है वो कम से कम दक्षिण एशिया के क्षेत्रों में तो अवश्य ही रहेगा, और इसका कारण है कि बहुत बड़े वर्ग का हिंदी भाषा जानना। हिंदी भाषा की महत्ता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि विश्व की शीर्षतम सॉफ्टवेयर कंपनी जो माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट ने अपने उत्पादों को हिंदी में बनाना शुरू कर दिया है। एक कंपनी जो सारे विश्व में अंग्रेजी में अपने उत्पाद बेचती है, पर भारत में वह अपने सॉफ्टवेयर हिंदी में ला रही है। इतना ही नहीं, जितनी भी मोबाइल कंपनियां हैं और सभी ने सारे हेडसेट्स में भी भारतीय भाषाओं को भी शामिल करना शुरू कर दिया है। अब ये इस बात का इशारा है कि भारतीय जनमानस में हिंदी भाषा का कितना वर्चस्व है। यहाँ तक कि सारे डिजिटल माध्यमों में हिंदी की पहुंच बड़ी है, चाहे वो बैंक एटीएम हो या किसी सरकारी या गैर सरकारी फॉर्म या अन्य सारे माध्यमों में जो है वो हिंदी का विकास जो है वो तेजी से हो रहा है। तो और भारत में कोई भी वस्तु नहीं प्रचलित होती जब तक उसमें भारतीयता का पुटना सम्मिलित हो। इसलिए हिंदी भाषा वो पुट है जिसके बिना ख्याति असंभव है। सो गाइज, इस वीडियो में हमने जाना कि हिंदी भाषा जो है उसका उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास कैसे हुआ। हमने देखा कि कैसे जो प्राचीन भाषा इसकी कौन सी थी, संस्कृत थी, संस्कृत से ये पाली में आई, पाली से प्राकृत में आई, प्राकृत से अपभ्रंश में आई, अपभ्रंश से अवहट में आई। इनका समय काल क्या था? 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक आपका संस्कृत का काल था। पाली का 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक रहा, प्राकृत का 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक रहा, और अपभ्रंश का जो है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक रहा, और हिंदी का जो है अभी 1000 ईस्वी से चल रहा है।
विकास क्रम हमने इसमें देखा कालक्रम की दृष्टि से कि सबसे पहले संस्कृत भाषा आई, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश और उसके बाद अवहट। और किस तरह से हमने इसको जाना कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत आती है। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा में प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत यानी पाली, प्राकृत और अपभ्रंश आते हैं। और जो आपका आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है उसमें किस तरह से इसका यूज किया गया है। तो गाइज ये आप देख सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी स्क्रीन पे है। वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में सॉरी इसकी जो पीडीएफ है आपको वो कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। सो आशा करती हूँ कि आज का टॉपिक आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। एंड आपको कोई डाउट क्वेरी हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट छोड़ सकते हैं कि हाँ ये चीज रह गई है या ये चीज छूट गई है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका आदिकालीन साहित्य या राजभाषा और राष्ट्रभाषा क्या है वो हम देखेंगे, कुछ बोलियों के बारे में भी देखेंगे। थैंक यू।